Hello and welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to do chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age from class 7th SS semester 1. Qasim Mir's Lokdairo, a group of folk singers, was organized in the village square Chowk and the entire village had gathered there at night. कासम मीर का जो लोक डायरो है, लोक डायरो मतलब ऐसा ग्रुप जो फोक सिंगर्स का होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था गांव का जो चौक होता है वहाँ पर, और पूरा का पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हुआ रात में उस लोक डायरो को देखने के लिए. स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट रो. अब इस लोक डायरो को देखने के लिए गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने पहली रो में अपनी जगह ले ली थी. Patriotic songs were also being sung at the लोक डायरो. तो लोकल फोक सॉन्ग्स के अलावा देशभक्ति के गीत भी गाए जा रहे थे इस लोक डायरो में. उत्सव लाइक द पालिया रिसाइटल सॉन्ग्स यू संग इन ऑनर ऑफ मार्टियर्स वेरी मच. लोकल सॉन्ग्स के अलावा देशभक्ति के गीत भी गाए जा रहे थे लोक डायरो में. उत्सव को जो पालिया रिसाइटल है वो गाने बहुत पसंद आए. अब पालिया रिसाइटल मीन्स ऐसे गाने जो शहीदों की याद में गाए जाते हैं. द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन. अब दूसरे दिन उत्सव ने अपने दादाजी से पूछा कि पालिया मतलब क्या होता है. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज अ मेमोरियल कॉमेमोरेटिंग द हीरोज. तो उसके दादाजी जी ने उसको बताया कि पालिया मतलब वीरों के लिए यानी शहीदों की याद को ताज़ा रखने के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसे पालिया कहते हैं. It is a tribute to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. जिन लोगों ने लोगों की भलाई के लिए उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी उनको एक तरह से हम रिस्पेक्ट देते हैं. These paliyas are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs. This is the culture of our country. तो ये जो पालियाज हैं ये त्योहार है, त्योहार के समय गाए जाते हैं और ख़ास तौर पर ये शहीदों की याद में उनको श्रद्धांजलि के तौर पर गाए जाते हैं. तो ये हमारी देश की संस्कृति बता रहे हैं इस तरह से. उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडफादर प्लीज़ एनलाइटन आस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री. तो उत्सव और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने दादाजी को रिक्वेस्ट करी कि दादाजी हमें हमारे देश की संस्कृति के बारे में और भी थोड़ी जानकारी दीजिए. वेट सेड ग्रैंडपा. ही वेंट इन एंड केम बैक विद सम पिक्चर्स. तो दादाजी ने कहा रुको, फिर वो अंदर गए और कुछ पिक्चर्स लेके आए. ही देन आस्क्ड उत्सव कैन यू सी टेम्पल्स इन दिस पिक्चर. अब उन्होंने उत्सव से पूछा तुम्हें इन पिक्चर्स में मंदिर दिखाई दे रहे हैं. Seems as if these stones have their own stories to narrate, isn't it? तो इन पत्थरों को देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी कहानी खुद बता रहे हैं. Today I shall tell you about the civilization and culture of Rajput age. तो दादाजी उसके बाद बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें जो राजपूत एज की जो सभ्यता है या संस्कृति है उसके बारे में इसके माध्यम से बताऊंगा. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज. ड्यूरिंग द राजपूत ईरा इंडिया वॉज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग. तो राजपूत ईरा के दौरान भारत जो था वो खाली एक राजा द्वारा रूल नहीं किया गया था, यानी उस समय बहुत सारे राजाओं ने भारत पर शासन किया था. India was divided into big and small states and the extent of each kingdom depended on the king's military powers. तो भारत जो है वो एक नहीं था, वो बहुत ही छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और हर राज्य जो है वो डिपेंड करता था कि उसकी मिलिट्री की पावर कितनी है. You have been briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. तो आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी है राजपूत के राजाओं और उनके वंश के बारे में. In this chapter you will learn about their administrative system, literature, architecture and external invasion during that time. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो राजपूत एज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो किस तरीके से अपना काम करते थे, लिटरेचर यानी साहित्य, आर्किटेक्चर यानी कि उस समय उन किस तरीके का आर्किटेक्ट होता था, और एक्सटर्नल इन्वेशन यानी कि बाहरी जो आक्रमण हुए थे उसके बारे में.